हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का 15th चैप्टर, जो कि है कॉलोनियलिज्म इन लैटिन अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका। तो चलिए सबसे पहले इसके सारे टॉपिक्स देख लेते हैं। तो ब्रॉडली इस लेसन में सिर्फ 6 टॉपिक्स हैं आपके लिए। तो सबसे पहला टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ यूरोप एंड अर्ली कॉलोनियलिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोपियन कॉलोनीज इन अमेरिका। नेक्स्ट है लैटिन अमेरिका। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोपियन कॉलोनिज्म इन एशिया। नेक्स्ट है चाइना। और 6th सब टॉपिक है कॉलोनिज्म इन अफ्रीका। लेकिन इस टॉपिक में आपको 3 सब टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि एक्सप्लोरेशंस, द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियलिज्म इन सम केस स्टडीज इन कॉन्गो, और लास्ट सब टॉपिक है साउथ अफ्रीका। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो है एक्सपेंशन ऑफ यूरोप एंड अर्ली कॉलोनियलिज्म। 600 ईयर्स पहले लोग ग्लोबली ट्रैवल नहीं किया करते थे। खासकर ट्रैवलिंग के लिए ये लोग हॉर्सेस, कैमल्स, छोटी सी शिप्स या बोट्स का यूज़ किया करते थे, जो सिर्फ कोस्ट लाइन्स तक ही जा सकती थी। इसीलिए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ये लोग कभी ट्रैवल किया ही नहीं करते थे। अब इस मैप को देखकर आप लोग समझ ही सकते हैं कि उस टाइम पर वर्ल्ड कैसी थी। ट्रैवलिंग की इतनी कमी थी कि 600 ईयर्स एगो यूरोपियन लोगों के अकॉर्डिंग वर्ल्ड कुछ ऐसे दिखा करता था। अब टाइम के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज से लोग ट्रेड करने लगे और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ लोग जाने आने लगे। ट्रेडर्स जितने भी एक्सोटिक गुड्स हैं उन्हें अलग अलग कॉन्टिनेंट से कलेक्ट करते थे और हाई प्राइजेस में अपने कॉन्टिनेंट में उन्हें बेचा करते थे। कुछ गुड्स जैसे कि चाइना से सिल्क और प्रोक्लेन वेयर, इंडिया से कॉटन, स्टील और स्पाइसेस, यूरोपियन वाइन और अरेबिया से कुछ फ्रूट्स और सेंट्स। इन गुड्स को ट्रेडर्स सिल्वर और गोल्ड से एक्सचेंज किया करते थे और ऐसे ही करते करते कई ट्रेडर्स तो वहाँ के किंग से भी ज़्यादा वेल्दियर बन गए। इंडिया के गुजरात, कोंकण, मलाबार और कोरामंडल के ट्रेडर्स यहाँ पर एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज से भी ट्रेड करना स्टार्ट कर चुके थे। ये लोग मॉनसून विंड्स का यूज़ करते थे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को नेविगेट करने के लिए। ईयर 1400 तक यूरोप और एशिया के बीच के जितने भी ट्रेड रूट्स थे उसे मुस्लिम किंगडम्स एक्वायर किया करते थे, खास करके ओटोमन एम्पायर। यहाँ पर ओटोमन एम्पायर के कॉन्स्टेंटली यूरोपियन क्रिश्चियन पावर्स के साथ वॉर्स हुआ करते थे। तो इन वॉर्स के चलते ट्रेड में भी कॉन्स्टेंटली कॉम्प्लिकेशंस आया करते थे। अब धीरे धीरे करके हॉलैंड, स्पेन, पोर्चुगल और इंग्लैंड जैसी कुछ कंट्रीज को ट्रेड रूट्स की वैल्यू समझ आई, जिसके बाद यहाँ पर शुरू हुई न्यू रूट्स की खोज। अब पोर्चुगीज अफ्रीका से होते हुए इंडिया तक पहुंचने का न्यू रूट ढूंढने लगे और यहाँ पर स्पेनिश पीपल अटलांटिक ओशन को क्रॉस करने के पॉसिबिलिटीज ढूंढने लगे। इस खोज में कई सारी न्यू डिस्कवरीज भी हुई थी। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंडिया का न्यू रूट ढूंढने की जगह अमेरिकन कॉन्टिनेंट को डिस्कवर कर दिया था अंडर स्पेनिश क्राउन। और 1498 में वास्को ड गामा ने भी इंडिया के न्यू रूट को डिस्कवर कर दिया था पोर्चुगीज किंग के लिए। अब इन डिस्कवरीज को देखते हुए कुछ और दूसरी कंट्रीज लाइक इंग्लैंड और नीदरलैंड्स ने भी अपने एक्सप्लोरर्स को वर्ल्ड में भेज दिया था कुछ और न्यू रीजन्स को एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है यूरोपियन कॉलोनीज इन अमेरिका। जब क्रिस्टोफर कोलंबस साउथ अमेरिका के पास एक आइलैंड पर पहुंचे, जो कि अब वेस्ट इंडीज है, तो उन्हें उस टाइम पर ऐसा लगा था कि वो इंडिया पहुंच गए हैं। इसीलिए वहां के लोगों को उन्होंने इंडियंस कह के बुलाया था। इसीलिए आज भी वहां के लोगों को नेटिव इंडियंस कह के रेफर किया जाता है। आइलैंड पर रहने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे, तो इसीलिए कोलंबस और उनके क्रू को उन लोगों ने अपने आइलैंड पर इनवाइट भी किया और उन्हें फूड और शेल्टर भी प्रोवाइड किया। लेकिन बदले में यहाँ पर स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने उन्हें स्लेवरी करने के लिए फोर्स किया। उन्हें स्लेवरी में फोर्स किया गया, या तो वो लोग को क्रॉप्स ग्रू करवाए गए या फिर उन लोगों से गोल्ड माइंस या फिर सिल्वर माइंस में काम करवाया गया। टाइम के साथ साथ कई सारे नेटिव पीपल या तो मर गए या फिर उन्हें मार दिया गया। कोलंबस के बाद भी स्पेनिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर कई अलग अलग ग्रुप्स अमेरिका में भेजे थे उनकी लैंड और वेल्थ को लूटने के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेनिश गवर्नमेंट को पता चल गया था कि अमेरिका में, स्पेशली साउथ अमेरिका और मेक्सिको जैसी कंट्रीज में कई सारी गोल्ड और सिल्वर माइंस है। तो उनका बिलीव ये था कि यहाँ के लोकल किंग्स की मदद से वो लोग इन सिल्वर और गोल्ड को ढूंढ निकालेंगे खुद की कंट्री को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाने के लिए। एक स्पेनिश कॉन्क्यूरर कॉर्टेज ने मेक्सिको में अपना एक मिशन किया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने सारे मेक्सिकन पीपल को उनके लोकल किंग के साथ मार दिया और वहाँ पर लूट करने के बाद वहाँ की लैंड को भी उन्होंने कन्क्यूर कर लिया, यानी कि अपने कंट्रोल में कर लिया। सिमिलरली एक और कन्क्यूरर पिज़ारो ने भी
पेरू जाकर वहाँ पर भी लूट मचाई और वहाँ के लोगों को भी मार कर उन्होंने वहाँ की लैंड को कन्क्यूर कर लिया। कन्क्यूरर्स का मतलब ही यही होता है कि ये लोग एक पर्टिकुलर रीजन पर फोर्सफुली कंट्रोल करते हैं, वहाँ पर लूट मचाते हैं, जिसके बाद उन लैंड्स को ये लोग अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। अब इंग्लिश पीपल भी यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में पहुँच चुके थे, जिसके बाद वहाँ के ईस्टर्न कोस्ट पर आकर ये लोग भी अपने फार्मर्स के लिए सेटलमेंट्स करने लगे। अमेरिकन्स के अकॉर्डिंग इन सेटलमेंट्स का मतलब ये था कि ये लोग यहाँ पर एक छोटे से टाउन्स या फिर कॉलोनीज बनाएंगे जिनमें ये लोग रह पाए। अब अमेरिकन जिनका नेचर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, वो लोग भी इन लोगों की हेल्प करने लगे। इंग्लैंड में पूर पीजेंट्स और फार्मर्स उस टाइम पर अपनी लैंड्स रिच लैंडलॉर्ड्स को खो चुके थे, तो इसीलिए ये लोग अमेरिका आए थे अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आकर ये लोग नेटिव अमेरिकन्स के साथ फोर्सफुली या फिर उन्हें मार कर यानी कि उनका मर्डर कर कर उनकी लैंड्स लेने लगे। अब इंग्लैंड में भी अमेरिका के रिच रिसोर्सेस यानी कि गोल्ड और सिल्वर की बात फैलने लगी, जिसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियंस वहाँ से वापस यहाँ अमेरिका में आने लगे इन रिसोर्सेस को उनसे छीनने के लिए। नेटिव अमेरिकन्स को उनकी ही लैंड से निकाल दिया गया, जिसके बाद उनकी लैंड्स पर इन लोगों ने टेक ओवर कर लिया। अब वायलेंस और लूट मचाने के बाद यूरोपियंस को लगा कि अगर उन्हें इन रिसोर्सेस का यूज़ करना है तो उन्हें अमेरिका में ही सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन अब इन्हें कई ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत थी जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर सके, और यहाँ पर नेटिव अमेरिकन्स को तो स्लेव बनाना इनके लिए मुश्किल था, तो इसीलिए इन लोगों ने अफ्रीकन स्लेव्स को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करवाना स्टार्ट किया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नेटिव अमेरिकन्स को यहाँ पर स्लेव्स बनाना इनके लिए क्यों मुश्किल था, तो इसके कई अलग अलग रीजंस हैं। सबसे पहला ये रीज़न है कि नेटिव अमेरिकन्स को अपनी लैंड की बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज थी। वो लोग कभी भी एस्केप हो सकते थे और किसी भी ऐसी सेफ जगह पर भी जाकर छुप सकते थे जहाँ पर से यूरोपियंस इन्हें ढूंढ ना पाए। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस। नेटिव अमेरिकन्स के कई सारे ग्रुप्स बन चुके थे अलग अलग, और ये लोग स्ट्रांगली इस स्लेवरी के अगेंस्ट अपोज कर रहे थे। और नेक्स्ट है डिजीज़। अब यहाँ पर यूरोपियंस अपने साथ स्मॉल पॉक्स डिजीज़ भी लेकर आए थे, जो कि नेटिव अमेरिकन्स के लिए बिल्कुल ही न्यू था, तो इसीलिए इस डिजीज़ के चलते कई सारे लोग मरते चले गए और यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी। यूरोपियन ट्रेडर्स स्पेशली पोर्चुगीज पीपल यहाँ पर अफ्रीका से लोगों को कैप्चर किया करते थे और उन्हें शिप्स के लोअर डेक्स में डालकर बिना कोई फूड और वाटर के इन्हें अमेरिका में ट्रांसपोर्ट कर दिया करते थे। वहाँ पर ये लोग जाकर वहाँ के रिच लैंडलॉर्ड्स को ये लोगों को बेच दिया करते थे। अराउंड 15 to 20 मिलियन अफ्रीकन स्लेव्स को ऐसे ही अमेरिका पहुँचाया गया था। अब इन स्लेव्स को यहाँ पर लाकर टोबैको, कॉर्न, कॉटन जैसे फील्ड्स में काम करवाया जाता था, और इन सारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से ग्रो करने के बाद इन प्रोडक्ट्स को इंग्लैंड और फ्रांस जैसी कंट्रीज में बेचा जाता था, जिससे कि यूरोपियंस को लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल सके। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है लैटिन अमेरिका। 1500 से 1800 के बीच स्पेन और पोर्टुगल ने मिडिल और साउथ अमेरिका के कई सारे पार्ट्स पर अपना कंट्रोल कर लिया था, तो इसीलिए इन जैसे यहाँ पर स्पेनिश और पोर्टुगल दोनों ही लैंग्वेजेस लैटिन से आती हैं, तो इसीलिए इन कंट्रीज़ को लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ भी बुलाया जाता है। अब इस टाइम तक हाफ ऑफ द नेटिव पीपल या तो खुद मर गए थे, या फिर इन्हें यूरोपियंस ने मार दिया था, या फिर इन्हें यूरोपियंस के उन डिजीजेस ने मार दिया था जो कि वो यूरोपियंस अपने साथ लेकर आए थे। कई यूरोपियंस यहाँ पर अपने अफ्रीकन स्लेव्स के साथ आकर इन कॉलोनीज में सेटल भी हो चुके थे, तो इसीलिए आज भी इन कंट्रीज में कई अलग अलग टाइप ऑफ पीपल एक साथ मिक्स रहते हैं। मेनली यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप के पीपल रहते हैं। सबसे पहले है नेटिव अमेरिकन्स, यानी कि वही लोग जो कि ओरिजिनली यहाँ पर के थे। नेक्स्ट है स्पेनिश और पोर्चुगीज सेटलर्स जो उस टाइम पर सेटल हुए थे, उनकी जनरेशन्स। और नेक्स्ट आते हैं अफ्रीकन स्लेव्स जो उस टाइम पर सेटल हुए थे, उनकी जनरेशन्स। इस पीरियड में कई सारे नेटिव अमेरिकन्स तो मर ही गए थे, तो जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ पर उनके बचे थे वो लोग डीप फॉरेस्ट में जाकर सेटल हो गए थे। अपने आप को सेफली उन लोगों ने इन लोगों से छुपा लिया था, और जितने भी यहाँ पर लोग बाहर थे उन सारे लोगों पर स्पेनिश लोगों ने टेक ओवर कर लिया था। उन्हें कंट्रोल करके फोर्सफुली उन्हें उन्हीं माइंस और फार्म्स में काम करवाया गया जो कभी उनके थे, और अब स्पेनिश सेटलर्स ने उनसे छीन लिए थे। और नेटिव अमेरिकन पीपल के यहाँ पर टेम्पल्स भी तोड़ दिए गए थे और उन्हें फोर्सफुली रोमन कैथोलिज्म में कन्वर्ट करवा दिया गया था।
17th और 18th सेंचुरी के बीच में नेटिव अमेरिकन्स ने कई बार स्पेनिश रूल को अपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर स्पेनिश ने हर बार उन्हें सप्रेस कर दिया क्योंकि उनके पास सुपीरियर वेपन्स और मिलिट्री कंट्रोल हुआ करता था। मिलिट्री रिसोर्सेज भी इनके पास काफ़ी अच्छे थे। स्पेनिश की अमेरिका पे जितनी भी कॉलोनीज थी उन्हें सुप्रीम काउंसिल हैंडल किया करती थी। अब इस सुप्रीम काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्पेनिश में जितने भी नोबल पीपल या फिर हायर ऑफिशियल्स हैं उन्हें सेलेक्ट करना, ताकि वो लोग यहाँ पर कॉलोनीज में आ सके और कॉलोनीज को हैंडल कर सके। स्पेनिश सेटलर्स ने ऑलरेडी लैंड्स और माइंस पर टेक ओवर तो कर ही लिया था, लेकिन यहाँ पर कुछ लार्ज लैंडलॉर्ड्स विद एस्टेट्स भी थे जिन्हें हम हैसियंदास कह सकते हैं। अब ये हैसियंदास या फिर लार्ज रिच लैंडलॉर्ड्स जो थे इनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे कि कॉपर और सिल्वर माइंस, फार्मलैंड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ये लोग नेटिव अमेरिकन्स और अफ्रीकन्स को अपने एस्टेट में स्लेव्स की तरह यूज़ करते थे और इन्हें पियून्स कह के बुलाया करते थे। अब ये तो थे लार्ज लैंडलॉर्ड्स, लेकिन स्पेनिश सेटलर्स में से कुछ ऐसे सिंपल सेटलर्स भी थे जो कि फार्मर्स की तरह काम किया करते थे और इनका कोई भी रोल नहीं था कॉलोनीज़ को कंट्रोल करने के लिए। कॉलोनीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल तो उन ऑफिशियल्स के हाथ में था जो कि यूरोप से यहाँ पर आए थे। ओवर द टाइम स्पेनिश लैंडलॉर्ड्स और यहाँ के फार्मर्स ने कॉलोनीज के ट्रेड और इंडस्ट्री को इस तरीके से डेवलप कर दिया था कि वो लोग लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, मीट और टिन यूरोप को एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। कॉलोनीज की इकोनॉमी को स्पेन ने ऐसे कंट्रोल कर रखा था कि नेचुरल रिसोर्सेस और फ्री लेबर का यूज़ करते हुए इन लोगों को बिना किसी चीज़ में इन्वेस्ट किए ह्यूज प्रॉफिट्स मिल रहे थे। ट्रेड को भी ये लोग मोनोपोली रखना चाहते थे ताकि ट्रेड के पूरे प्रॉफिट्स और कंट्रोल इनके पास रहे। अब इस कंट्रोल को ऐसे ही मेंटेन रखने के लिए स्पेन और कुछ और कॉलोनियल पावर्स ने कॉलोनीज की इकोनॉमी और सोसाइटी को डिज़ाइन किया। इसमें दो मेजर पॉइंट्स थे कि कॉलोनी के जितने भी लोग हैं उन लोगों को से ये लोग फोर्सफुली कुछ क्रॉप्स ग्रो करवाएंगे, जैसे कि टोबैको, कॉटन, कॉर्न, ऐसे कुछ क्रॉप्स को ग्रो करवाने के बाद इन क्रॉप्स को ये लोग चीप प्राइजेस में इंग्लैंड को सेल कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि कॉलोनीज के जितने भी लोग हैं ना तो वो खुद से ट्रेड कर सकते हैं और ना ही खुद की पर्सनल इंडस्ट्रीज डाल सकते हैं। और क्रॉप्स ग्रो करने के लिए तो इन लोगों ने कभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया ही नहीं था, क्योंकि इन्हें कॉन्स्टेंट सप्लाई हमेशा होती रहती थी अनपेड और फ्री लेबर्स की। कॉलोनीज के जितने भी लोकल अलाइड पीपल थे ये लोग जितने भी इन्हें प्रॉफिट्स बनते थे वो प्रॉफिट्स को सोसाइटी पर यूज़ करने की जगह खुद की लग्जरीज पर यूज़ कर रहे थे। तो ऐसे ही चलते चलते यहाँ पर सोसाइटी में हाई अनइक्वालिटी का माहौल बन चुका था, जहाँ पर कुछ अलाइड के ग्रुप्स लग्जरियस लाइफ जी रहे थे तो वहीं पर कॉलोनी के लोग यहाँ पर सीवियर पॉवर्टी के शिकार थे। अब ऐसे ही चलते चलते यहाँ पर स्पेनिश कंट्रोलर्स ने उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर दिया था और टाइट लॉस बना दिए थे। अब इन लॉस के चलते लोग कॉलोनाइजर्स पर ही टोटली डिपेंड होना स्टार्ट हो चुके थे। अगर इन्हें फॉर एग्जांपल एक छोटा सा नेल भी बनाना होता तब भी ये लोग कॉलोनाइजर्स पर ही डिपेंड हुआ करते थे। अब ऐसे ही धीरे धीरे सोसाइटी अंडर डेवलपमेंट के उसमें चलती गई। अब सोसाइटी यहाँ पर जब अंडर डेवलपमेंट हो ही रही थी तो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जहाँ पर इन्हें न्यू इंडस्ट्रीज डालना चाहिए था वहाँ पर कॉलोनाइजर्स ने फिर से इन्हें सिर्फ फार्मिंग पर ही फोकस रखा, तो इसीलिए इससे इनकी इकोनॉमी और भी ज़्यादा गिरती चली गई। अब इन कॉलोनीज में रहने वाले लोग और स्पेनिश सेटलर्स खुद भी अपने स्पेनिश कंट्रोलर से नफरत करने लगे थे और जब नॉर्थ अमेरिका की इंडिपेंडेंस हुई और उनका इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन हुआ तो इस बात से ये लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। तो इसीलिए 1816 से लेकर 1826 तक यहाँ पर रिवॉल्ट्स होना लैटिन अमेरिका में स्टार्ट हो गया और 1826 तक कई सारे जितने भी यहाँ पर के कंट्रीज थे वो लोग अपनी इंडिपेंडेंस ले चुके थे। इस बीच एक रेवोल्यूशनरी लीडर जिनका नाम था साइमन बोलीवर, इन्होंने अपनी एक खुद की आर्मी बनाई जिसमें ब्लैक स्लेव्स और कई सारे फार्मर्स भी थे और इन लोगों ने साथ मिलकर वेनेजुएला को स्पेनिश कंट्रोल के अंडर से फ्रीडम दिलवा दिया। एक और लीडर थे जिसका नाम था सैन मार्टिन और उनकी भी रेवोल्यूशनरी आर्मी ने 1817 तक चाइले, पेरू और अर्जेंटीना को इंडिपेंडेंस दिलवा दी थी। ब्राज़ील जो कि एक पोर्चुगीज कॉलोनी थी उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस मिली 1822 तक और इसी के साथ सारे के सारे साउथ अमेरिका में यहाँ पर कॉलोनियल रूल यानी कि यूरोपियन कॉलोनियल रूल खत्म हो गया। 1820s में यूरोप एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर बन चुका था और यूएस ये नहीं चाहता था कि यूरोपियन लोग दोबारा इन कंट्रीज में वापस आए, तो इसीलिए इनके प्रेसिडेंट जेम्स मॉनरो ने एक डॉक्ट्राइन बनाई जिसका नाम था मॉनरो डॉक्ट्राइन।
तो इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे कि जितनी भी यूरोपियन पावर्स है वो लोग दोबारा कभी नॉर्थ या साउथ अमेरिका में अपनी कॉलोनीज को एस्टैब्लिश कर नहीं सकते, उन्हें अलाउड नहीं है। और नेक्स्ट ये कि इसके बदले में यूएस जितने भी इनके कॉलोनीज ओवर द वर्ल्ड हैं उनमें और इनके यूरोपियन अफेयर्स में कभी भी इंटरफियर नहीं करेगा। जिसके बाद इनके प्रेसिडेंट ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी दी, आप चाहे तो स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। इस स्टेटमेंट में प्रेसिडेंट मोनरो ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि दोनों नॉर्थ और साउथ अमेरिका अब इंडिपेंडेंट यानी कि फ्री है और अब कोई भी यूरोपियन पावर्स उन्हें कॉलोनाइज नहीं कर सकती। ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर यूएस के राइट्स स्टेक पर हैं, यानी कि रिस्क पर हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी है कि ये उन कॉलोनीज जो यूएस को सराउंड करती है उन्हें प्रोटेक्ट इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि इन पर दोबारा कॉलोनीज बन जाएंगी, बल्कि इसीलिए कर रहे हैं कि यूएस की जितने भी सराउंडिंग कंट्रीज हैं अगर उन पर कॉलोनीज दोबारा बन गई तो यूएस की पावर, सिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस पर भी असर होगा। क्योंकि अगर ये कॉलोनीज इंडिपेंडेंट यानी कि फ्री रही तो यूएस के भी चांसेस बढ़ जाएंगे इन्हें फुल्ली कंट्रोल या फिर इन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए। ब्रिटेन जिसके पास स्ट्रॉन्ग नेवी पावर थी उन्होंने भी इस डॉक्ट्राइन को सपोर्ट किया, क्योंकि अगर कॉलोनीज पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होंगी तो ये लोग फ्रीली ब्रिटेन के साथ ट्रेड कर पाएंगे बिना किसी यूरोपियन पावर्स के इंटरफियरेंस के। कॉलोनियलिज्म खत्म होने के बाद में भी लैटिन अमेरिका में कुछ चीज़ें बिल्कुल पहले जैसी ही थी। फॉर एग्जांपल कुछ रिच लैंडलॉर्ड्स जिनके अंडर काफ़ी ज़्यादा लैंड थी और कुछ पुअर पीपल जो बिल्कुल ही लैंडलेस थे। अब एलाइट पीपल जहाँ पर जो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे थे और पुअर पीपल जो कि सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। इसी के साथ जितने भी सारे लैंडलॉर्ड्स थे ये लोग इन लोगों को कंट्रोल करते थे और सिर्फ इतना ही पैसा देते थे जिससे कि वो एक चीप लेबर अफोर्ड कर पाए। और यहाँ पर ये लोगों ने लोकल टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करना बंद कर दिया था, क्योंकि ये लोग सारा काम तो स्लेव से ही लिया करते थे। इसीलिए अब इन कॉलोनीज के पीपल ज़्यादा से ज़्यादा इन कंट्रीज जैसे कि यूएस और ब्रिटेन पर डिपेंड होते चले गए, जिसका रिजल्ट ये था कि अंडर डेवलपमेंट के साथ साथ पावर्टी भी यहाँ पर बढ़ती चली गई। क्योंकि पुराने कॉलोनियल सिस्टम से ये लोग इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए इनकी पावर्टी बढ़ती चली गई। इनइक्वालिटी इन लोगों के बीच में ज़्यादा होती चली गई। इसमें से कई सारे लोग तो लैंडलेस थे और इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि कुछ लोगों को तो पता भी नहीं था कि इसे सुधारने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। इसके नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।